नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि भारत भी अब शीर्ष प्रभावित देशों में आ चुका है। इसी बीच आईआईटी गांधीनगर की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ में मिलकर कोरोना का एक नया रिसर्च किया है, जो आने वाले समय के मानव जाति के लिए काफी खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकता है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है और इस कहर से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी दिन प्रतिदिन लगातार नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं और इस संक्रमण से बचने के लिए लगातार भारत भी प्रयासरत है। लेकिन गांधीनगर आईआईटी कॉलेज ने 51 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर एक रिसर्च शुरू की है। इस रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि गंदे नालों में बह रहे पानी में भी कोरोना के जीन्स हो सकते हैं और इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, नीदरलैंड, फ्रांस, अलग अलग देशों में भी गंदे नालों की जांच की गई, जहां पर उनमें बहने वाले पानी में भी कोरोना संक्रमण के जीन्स पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो जीन्स हैं वो कंटेनमेंट जोन, जहां पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और उन लोगों का जो मलमूत्र होता है उनसे निकलने वाले जो संक्रमण है वो पानी नालों में जाता है और कहीं ना कहीं कोरोना के जो लोग हैं, जो कोरोना संक्रमण है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस सब की जांच के लिए भी लगातार कोशिश की जाए, प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार गांधीनगर आईआईटी भी 51 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर इन सभी की जांच कर रहा है। आपसे मुझे संज्ञान में आया है कि इस तरह का कोई रिसर्च हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोगों के यहाँ से इसको संज्ञान में शासन द्वारा लिया जाएगा और गाइडलाइंस में जो गाइडलाइंस हमको दी जाएंगी कि क्या करना है वो हम उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करने पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। सर,
जो पानी से संक्रमण फैलने के कितने % चांसेस हैं? जैसे नालियों में पानी जाता है, कहा शोध में ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन से जो पानी निकल के आ रहा है उससे पानी पॉजिटिव हो रहा है, कोरोना के जीन्स मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या प्रश्न करते हैं? देखिए, इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें इन नालों की सफाई में इन्वॉल्व होती हैं और उसमें जैसे भी हम लोगों को शासन से कोई कार्रवाई करने के लिए या किस सैंपलिंग करने के लिए कोई इस तरह की गाइडलाइंस प्राप्त होती है, हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। जी हाँ, लगातार ये हैरानी की जो रिसर्च है वो हमारे सामने आ रही है, लेकिन इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अभी तक की निश्चिंतता थी कि कम से कम हवा और पानी में कोरोना का संक्रमण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब ये पानी को लेकर रिसर्च सामने आई है, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे साथ में कैलाश हॉस्पिटल से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और विजयपाल बघेल साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और ग्रीन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, पर्यावरणविद हैं। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले करते हैं सुधीर जी का। सुधीर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरीके की रिसर्च यहां पर सामने आई है, अगर इस पर बिलीव किया जाए, माना जाए, क्योंकि टेस्टिंग में पता चला है कि पानी में भी, सीवेज में भी आपके कोरोना का संक्रमण, उसके कण पाए जा सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सर ये वुहान से शुरू हुई और बाकी सब जगह जो दिक्कत आई है उसमें ये जो सीवरेज है जो यहाँ से निकलता है जी। उसमें जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि उसमें जो है कोरोना के वायरस कोरोना के वायरस नहीं बल्कि कोरोना का आरएनए पाया गया है जी। और इसको अभी तक किसी भी लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता है, जिससे ये साबित होता है कि ये वायरस नहीं है, ये वायरस से कण है। वायरस होने के लिए एक आरएनए होता है, उसके ऊपर एक लिपिड का खोल होता है, तभी वो कंप्लीट वायरस बनता है। जब तक वायरस कंप्लीट नहीं होगा तब तक किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं कर सकता जी। और इसमें आरएनए निकला है। डेफिनेटली जब आरटी-पीसीआर से टेस्ट करते हैं या किसी और पद्धति से टेस्ट करते हैं तो उसमें वो आरएनए को पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि जैसा इसमें वायरस है। लेकिन जो रिसर्च हुई है उससे पता लगा कि जो हमारी आंतों में एसिड बनता है, जो बड़ी आंत में जो फ्लूइड निकलता है और जो हमारे आमाशय में, स्टमक में एसिड बनता है, उससे वायरस बहुत जल्दी से इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि किसी दूसरे को इन्फेक्शन करने की इसकी संभावना नगण्य हो जाती है। और अभी तक कोई ऐसा केस भी नहीं आया जिससे कि इसकी वजह से, जो कि सीवरेज में वायरस होता है, उसकी वजह से किसी दूसरे को इन्फेक्शन हुई हो। लेकिन ऐसे सावधानी तो हम कम से कम बरत सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है आगे, अभी रिसर्च में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, टेस्टिंग होती है और कहीं अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उससे पहले भी कम से कम हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और पानी को और ज़्यादा साफ करके, उबाल के, ये एहतियात के तौर पर तो कम से कम हम कर सकते हैं। पानी को डेफिनेटली साफ पानी ही पीना चाहिए, पानी को गंदा पानी पीना तो किसी भी हाल में मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिसर्च है, ये जो वायरस के कण है, ये सीवरेज में पाए गए हैं। ये तभी पीने के पानी में आएंगे और कहीं पे लीकेज है, कहीं पे सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो रहा है या उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया जा रहा है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया है, तो उसकी वजह से ही ये पीने के पानी में आएंगे। तब केवल यही वायरस नहीं, कोई भी बीमारी आ जाएगी जिसमें कोलरा है, हैजा है और बहुत सारी आंतरश्वास बीमारियां हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सीवरेज से या गंदे पानी को पीने से होती हैं। तो इसलिए सीवरेज और पीने के पानी की लाइन अलग अलग होती है। डेफिनेटली जहाँ पे यहाँ पे मिक्स हो रहा है पानी या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, वहाँ पे लाइनों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। और आने वाला सीजन बरसात का सीजन है, तो उससे पहले ही वो लाइनें दुरुस्त हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। इससे ना सिर्फ कोरोना की संभावना खत्म हो जाएगी
बल्कि और भी कई सारी बिल्कुल बीमारियां जाहिर जो तौर पर फैलती हैं, बेसिकली खत्म अब हो जाएंगी। सरकार को इस पर अपना रुख थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं जहां पर सीवेज हैं या जहां पर ऐसे पानी इकट्ठा हो रहा है जहां पर मिलने की संभावना है, उसे आपको पहले से ही साफ सफाई करके मेंटेन रखना पड़ेगा और लोगों को भी ख्याल करना पड़ेगा कि ऐसे कहीं पर भी कोई भी चीजें ना फेंकी जाएं। पर्यावरणविद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजयपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजयपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पर्यावरण के लिए, आपको ग्रीन मैन भी कहा जाता है, आपने बहुत काम किया है। अब जिस तरीके से के अभी अभी मौजूदा अगर पर्यावरण की बात करें तो लॉकडाउन के चलते सब कुछ बहुत ज्यादा स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है, नदियां भी बहुत निर्मल दिखाई दे रही हैं, आसमान भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है, पॉल्यूशन की जो एक परत थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छटती हुई नजर आई थी। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हो सकती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपका। और जी। आपने इस तरह के मुद्दे को बहुत न्यूज वन चैनल पर दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो मैं पीछे से भी कहता आ रहा हूँ कि और दुनिया ये ग्लोबली जो समस्या है इसके लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है कोरोना वायरस। और इस बार जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, पूरी दुनिया ने प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई। हम नीला आसमान दिखाई देने लगा, 200 किलोमीटर दूर से हमको हिमालय दिखाई देने लगा, नदियां हमें अभी जो आप कह रहे थे कि निर्मल और अविरल बहती नजर आई, पक्षियां स्वच्छंद वातावरण में घूमने लगे। इससे सिद्ध होता है और ये हम सबको सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करने वाला अगर कोई एक कारण है वो है मानव नाम का प्राणी, जिसकी वजह से वो घर में बंद रहा तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में वापस लौटी और मानव ने जितनी छेड़छाड़ की प्रकृति उसके परिणाम स्वरूप जो वायरस निकला उसका नाम कोरोना वायरस है। जी। अभी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया एक सूक्ष्म नहीं अदृश्य वायरस ने। जी। अभी आप देख रहे होंगे कि हम इतनी दहशत और इतने डरे हुए हैं इस वायरस से, पूरी दुनिया डरी हुई है। सभी को जो प्रिकॉशंस लेने के लिए मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, पीपीटी किट भी आपको पहननी है, हर आधे घंटे में आपको हाथ धोना है, सैनिटाइज होना है। ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम इसके और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हमको दिखाई देने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे कि 2010 में जब कोपेनहेगन में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम 2 डिग्री टेम्परेचर 2020 तक घटाएंगे, उसके लिए एक फंड बनाएंगे। फंड $100 बिलियन का तय किया गया था, जो 10 साल मतलब उसका जो टेन्योर था वो पूरा हो गया। मतलब 2020 में हम आज बात कर रहे हैं, वहां तक आते आते बीच में बहुत सारे जो विकासशील देश हैं वो इस जो संधि हुई थी संधि से पीछे मुकरी और हम केवल 10% यानी $100 बिलियन की जगह $10 बिलियन उस ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में जमा कर पाए। कैसे टेम्परेचर गिरेगा और अब कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 जो एक महाविनाश का एक कारण बन रहा है, आगे पर्यावरण की क्या स्थिति होने वाली है ये, क्योंकि कोई फंड अब खर्च करेगा नहीं, सभी को पेट भरने की और अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने पर ध्यान देना होगा। सारी जिंदगी बदल गई है और अभी जो 7.5 अरब की आबादी है जिसमें रोजाना जो मास्क पहना जा रहा है, सुबह जो डिस्पोजेबल मास्क पहनते हैं शाम को फेंका जाता है, वो कहाँ जाता है? जाके वो नाली में गिरता है। जो वायरस अभी जो आप ड्रेनेज में आप जिस वायरस की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे ग्लव्स के माध्यम से, हो सकता है वो हमारे पीपीई जो किट है उसके माध्यम से, हो सकता है हमारे ग्लव्स के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है विजयपाल जी, बहुत वाजिब सवाल आपने ये उठाया है, मेरे जहन में भी यही सवाल उठ रहा था। सुधीर जी, मैं आपसे इस बात को लेकर समझना चाहूंगी क्योंकि गाजियाबाद में ही हमने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पीपीई किट्स है या ग्लव्स हैं, मास्क हैं, ये ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जा रहा है, जहां पर कूड़े बिनने वाले लोग भी हैं। छोटे छोटे बच्चे देखने को मिले जो पीपीई किट्स को ऐसे पहनकर नॉर्मली घूम रहे हैं सड़क पर। तो जबकि इसे डिस्ट्रॉय करने का आदेश है कि आप इसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते और सार्वजनिक जगहों पर आप इसको फेंक नहीं सकते हैं, उसके बाद भी हॉस्पिटल्स की तरफ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? सृष्टि जी, आपने जैसे कहा कि गाजियाबाद में कुछ हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि ज्यादातर हॉस्पिटल इसको येलो डे
डस्ट में फेंकते हैं, जिससे कि सीधा का सीधा इंसिनरेशन प्लांट में जाता है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसको ना तो किसी लैंडफिल में भेजा जाता है, ना ही रिसाइकिल किया जाता है। और इंसिनरेशन प्लांट में ये जिसको गिरा दिया जाता है, जिससे कि वायरस को फैलने की संभावना खत्म हो जाए। नहीं सुधीर जी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं ऐसे जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी आए हैं कि एक पॉलिथीन में भर के जहां सार्वजनिक कूड़ा फेंका जाता है, वहीं पर पीपीई किट्स को भी फेंक दिया जाता है। उसके बाद में जो बच्चे कूड़ा बिनने आते हैं वो उसको लेकर घूम रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने दिखाई हैं अपने दर्शकों को। अगर ऐसा हो रहा है, कोई हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है या कोई क्लिनिक ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत ही गलत है। या बायोमेडिकल वेस्ट नियम के अनुसार भी नहीं है, उसके विरुद्ध है। और दूसरी बात है कि जब इस तरह से इन्फेक्टेड पीपीई किट, मास्क या कोई ऐसी चीज इस तरह से कचरे में फेंकी जाती है, उससे कोई बीनता है, कोई छोटा बच्चा है या कोई कूड़े बिनने वाले हैं, वो भी उससे इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है कि वायरस लगा हो जो अभी इनएक्टिव ना हुआ हो, अभी एक्टिव हो, और उससे इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो उससे मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको प्रॉपर बायोमेडिकल नियम के तहत ही डिस्पोज ऑफ करें, येलो डस्टबिन में डालें, ताकि वहां से सीधा इंसिनरेशन प्लांट में जाए और वायरस फैलने का खतरा जो है खत्म हो जाए। लेकिन अगर डस्टबिन में फेंकते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान में फेंकते हैं तो उससे डेफिनेटली इन्फेक्शन होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। विजय पाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, अभी तो हर कोई डरा हुआ है, और अभी भी अनलॉक 1 जब से शुरू हुआ तब से लोगों की लापरवाही अभी हमने देखने को मिलने लगी है। लोग बेफिक्र होकर वैसे ही घूमने लगे हैं। जैसे जैसे अभी तो खैर सिचुएशन आगे खराब होती जा रही है, लेकिन जल्द ही वो समय भी आएगा जब कहीं ना कहीं हम कोरोना महामारी से जीतेंगे। उसके बाद में किस तरीके की जिंदगी हमें जीनी चाहिए, इसको लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये समय निकलेगा, मुझे लगता है हर कोई भूल भी जाएगा कि पर्यावरण का ख्याल भी हमें रखना है। इसके लिए अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, मेरा कहना है कि जो मास्क है, मास्क कोई हॉस्पिटल में ही यूज नहीं हो रहा है, मास्क हर घर में यूज हो रहा है, और उसके पास बायोमेडिकल बेस्ड करने का जो इंतजामात हैं, अभी केवल गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो डिस्पोजेबल मास्क है, जो सबसे ज्यादा संक्रमित करने का एक कारण बन सकता है, वो अभी कूड़े के ढेर में, सड़क पे, रोड पे, जहां भी उसको दिखाई दे रहा है वो बिखरते दिखाई दे सकते हैं। उसको डिस्पोज करने का कोई तरीका न किसी म्युनिसिपैलिटी के पास है, ना किसी व्यक्ति के पास है। अस्पताल के पास होगा तो अपने अस्पताल के बहुत छोटा सा दायरा है। ये जो दिक्कत आने वाली है, इसके क्योंकि हमारे यहाँ 22 मार्च से जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और मैंडेटरी हो गया कि आपको मास्क लगाना है। मास्क जब लगाएंगे तो मास्क का डिस्पोजल कैसे होगा, कहाँ होगा? आज तक हम 90 दिन हमको होने को हैं, आज तक हम ये नहीं कर पाए कि उस मास्क का डिस्पोजल क्या है। बायोमेडिकल बेस्ट की जो बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब, बायोमेडिकल बेस्ट की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है अस्पतालों की भी, क्योंकि वो एक एजेंसी है जो अस्पतालों से इकट्ठा करती है, केवल वो कितने बेड का अस्पताल है वहां से इकट्ठा करती है। अगर हम छोटे क्लिनिक, छोटे जो अस्पताल है, मैटरनिटी होम इस टाइप के हैं, वहाँ की स्थिति देखेंगे, रेलवे स्टेशन की स्थिति देखेंगे, पब्लिक गैदरिंग का जहाँ ज्यादा मास्क वाला अभी दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल ये अभी जो एंडेमिक ग्लोबली है, और हर जगह की स्थिति, केवल ये नहीं कि हमारे देश की हालत खराब है, हर जगह ये स्थिति है, लेकिन हमें सोचना होगा। दूसरी चीज अभी आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आगे आने वाला जो जीवन है, पर्यावरण की दृष्टि से अभी कैसा गुजरने वाला है। मैंने अभी पीछे बताया कि हम बहुत सारी ट्रीटी, बहुत सारी संधियां, हम 1988 से क्योटो, रियो और उसके बाद पेरिस और कोपेनहेगन, सारी संधियों की बात करें ग्लोबली, तो हमने एक निश्चित किया था कि हम 2020 तक ये पैरामीटर पूरे करेंगे, हम 2025 तक यहाँ तक जाएंगे, 2030 तक हम ऐसे हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि इसके लिए सारी परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। कोई इकोनॉमिकल किसी तरह से कोई देश इसके लिए फंड रिलीज नहीं करेगा, और आगे आने वाला हालात पर्यावरण के लिए बड़े, क्योंकि अभी जो अल्पकालीन जो हमें सुखद परिणाम दिखाई दिए हैं लॉकडाउन के टाइम से, ये स्थिति बहुत बिगड़ने की स्थिति में आज आ गई है। क्योंकि जब था कि गाड़ी में 2 आदमी जाएंगे, जो छूट मिली थी, गाड़ी में 2 आदमी जाएंगे तो वाहनों की संख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। ये जो सारी चीजें हैं, इसका पूरा जो खामियाजा है वो
प्रकृति को बहन करना है। बिल्कुल। प्रकृति का नाश नहीं, सर्वनाश अभी आगे की स्थिति ठीक है दिखाई विजयपाल दे जी, रही मैं है। आऊंगी आपके पास में। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, चलिए पीपी किट्स हॉस्पिटल में यूज हो रही है, लेकिन मास्क हर कोई यूज कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति यूज कर रहा है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे समझना चाहूंगी कि सर इस्तेमाल की अगर बात हो रही है या उसे डिस्पोज करने की बात हो रही है, इसको लेकर एक कंफ्यूजन भी रहा है, और विजयपाल जी का जो कंसर्न है इसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहें तो। इनका कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल जायज है हम्म। कि जो डिस्पोजेबल मास्क है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। जी। जो रीयूजेबल मास्क है, लोगों ने घर में मास्क बनाए हुए हैं, कपड़े के मास्क हैं, कॉटन के मास्क है, उनको तो रीयूज कर सकते हैं, धो सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं, तो उसके डिस्पोजल की दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन जो डिस्पोजेबल मास्क है उसके लिए आम जनता के पास तो सेफ डिस्पोजल के लिए कोई भी जरिया नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में होता है, वहां पे तो येलो डस्टबिन है जिसको कि बायोमेडिकल वेस्ट वाले ले जाते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं, जला देते हैं। और ऐसी सुविधा हर छोटे क्लिनिक को या किसी भी जो भी बायोमेडिकल वेस्ट नियम के तहत उनसे अनुबंध करता है उसको सुविधा मिलती है, जिससे वो जी। नियमित रूप से वो बायोमेडिकल कचरा ले जाते हैं। जी। लेकिन ये जो आम हाउस होल्ड है, जिसको हम कहें कॉमन हाउस होल्ड है, जिसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो वो कहाँ फेंके? इसके ऊपर जो कंसर्न म्यूनिसिपैलिटी है, जो कंसर्न कॉर्पोरेशन है, उनको कुछ ना कुछ जरिया अपनाना होगा। उनको कुछ ऐसे, जैसे स्वच्छ भारत के दौरान इन्होंने हरे और नीले डस्टबिन लगाए थे, उस तरह से कुछ ऐसे डस्टबिन प्रोवाइड करने होंगे जहाँ पे वो सेफ डिस्पोजेबल रखे जा सके, इसमें डिस्पोज ऑफ किया जा सके जी। और उसको म्यूनिसिपैलिटी इंसिनरेट कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, वो रीयूज ना हो सके, इधर उधर ना फैल सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक पहल करना जरूरी है और जी। इसको कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपैलिटी को, सफाई और जो सफाई विभाग है उसको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या कुछ समय के लिए नहीं है, ये मास्क की डिस्पोजल की समस्या पे समय चलने वाली है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है विजयपाल जी, मैं चाहूंगी कि आखिर में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। संदेश केवल, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है ये वायरस, और केवल ये वायरस ही नहीं, हमारा AQI लेवल जो बढ़ता है, इसका वायरस का तो हम इंतजाम कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन हम सांस के इंतजाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, और सांस में जो जहर ले रहे हैं उसका कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा हरियाली बढ़ाने, क्योंकि अब रेनी सीजन आ रहा है, और रेनी सीजन में हम जितना प्रकृति के साथ नजदीकियां बढ़ाएंगे, उसके साथ आप ये रिश्ता बनाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, पौधा लगाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे और पानी बचाएंगे। ये क्योंकि बरसात के सीजन में पानी और सांस बनाने का कोई कारखाना नहीं है, केवल हम इसको बचा सकते हैं। और बचाने के लिए प्रकृति, हम खूब हल्ला कर रहे हैं कि प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचाओ, प्रकृति अपने आप बच जाएगी, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है अगर हमको खुद को बचाना है तो। और आज हम एक संकल्प लें कि जो भी इस तरह के वायरस पैदा हो रहे हैं, उन वायरस को हम प्राकृतिक जो हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप ना करें। और जिस तरह से हम लॉकडाउन के टाइम पे प्रकृति के साथ बहुत नजदीक गए और प्रकृति में हमने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया, उसे अपनी तरह से नैसर्गिक क्रिया में विचरण करने दिया, तो वो अपने आप ठीक हो गई। ऐसे ही हमको प्रकृति ये सोच के, ये मान के कि अभी लॉकडाउन है और हम प्रकृति को किसी अवयव को, न वायु को, न जल को, न धरती को, न जीव जंतुओं को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये बचेगी तो हम बचेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मैं लास्ट में आपसे भी समझना चाहूंगी कि आखिरकार अब हवा के अलावा पानी की भी बात हो रही है कि पानी में भी संक्रमण फैल सकता है, मतलब चारों तरफ कहीं ना कहीं खतरा एक बरकरार है हमारे लिए। इन फ्यूचर इन चीज़ों से हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसका मात्र एक सोल्यूशन है सावधानी। लेकिन अनलॉक 1 के बाद में लोगों की जो बेफिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो नॉर्मल चीज़ें, सैनिटाइजर और मास्क जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमें मान लेना चाहिए, उसको ही अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसी सरकार की लड़ाई नहीं है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, या किसी डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, या किसी एक मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर एक की है। इस वायरस के साथ लड़ाई हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति इसका सैनिक है और हर व्यक्ति की बराबर की है, हर व्यक्ति की बराबर की भागीदारी है। बिल्कुल। इसमें अभी तक, पिछले जब तक लॉकडाउन शुरू हुआ है, मीडिया, सरकार, टेलीफोन, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी, विज्ञापन, हर जगह बार बार कहा जा रहा है कि इसके प्रिकॉशन यूज कीजिए, प्रिकॉशन कीजिए और इससे सावधान रहिए। तो ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये एक जीवन का जरिया बन चुका है। इसको जीवन को इसी तरह से व्यतीत करना होगा। मास्क पहनना होगा, हाथ साफ करने होंगे, सैनिटाइजर यूज करना होगा। जहाँ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पे सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, इधर उधर ना
ज्यादा घूमें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। तो ये चीजें मस्ट हैं अगर हमें वायरस से बचना है। और बिल्कुल ये जाहिर तौर हर पर। बच्चे को चलिए खुद ही बचना डॉक्टर है। साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजयपाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये चर्चा हमारी सार्थक रही है और आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ सैनिटाइजर, मास्क ये तो हमें अपने साथ 24 घंटे लेकर चलना है अगर हम अपने घर के बाहर हैं या कहीं पर भी हम जा रहे हैं। लेकिन अब पानी से भी कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जहां पर सीवेज है या जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, ऐसी जगहों पर आप गंदगी खुद भी फेंकने से बचें। और मास्क का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको लगातार धोकर इस्तेमाल करिए। ग्लव्स आप पहनते हैं तो आप डेली उसको चेंज करिए। ये तमाम चीजें हैं, सावधानियां आपको बरतनी बहुत जरूरी है क्योंकि खतरा एक नहीं है, अलग अलग जगहों से खतरे बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।